जी बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। यह जो है क्लास 10 से रिलेटेड एक एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक लेसन है। इस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है। क्लास 10th ऑनवर्ड हम लोग एक फाउंडेशनल साइंस के रूप में इसको पढ़ते हैं और बाद में जाकर यह जो है 11th-12th में एक बहुत ही ब्रॉड सिस्टम हो जाता है जिसमें बहुत डेप्थ स्टडी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये टॉपिक जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इस टॉपिक का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये लगभग जो है हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ हम लोग कुछ बेसिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और यह आपके आने वाले सीबीएसई साइंस के लिए भी, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक में। पहला टॉपिक हमारा है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते क्या है और इसको हम लोग कहाँ देखते हैं। सबसे पहले जब अगर हम इसको समझने की बात करेंगे कि वेयर डज वी सी द केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ फर्स्ट, एंड इफ द केमिकल रिएक्शंस हैपन्स हाउ डू वी साइंटिफिकली रिप्रेजेंट इट। हम लोग इस रिएक्शंस को कैसे किसी को बताएंगे। एक तो हुआ कि मुँह से बोल के बता रहे हैं, एक होता है लिख के बताना, एक होता है समझाना, कुछ ऐसे इस तरह से लिखना कि उसके अंदर में सारे मैसेजेस इंक्लूडेड हो। तो हम लोग इसी बेसिक चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ हम लोग जो है मैंने डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क को अगर आपने, दूध जैसे हम लोग जो घर में रखते हैं, इफ़ मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, अगर समर गर्मी के समय में अगर दूध वगैरह हम लोग छोड़ देते हैं खुले में, ठंडे में नहीं रखते हैं, तो अब आप लोग की कंडीशन में आप लोग जान रहे हैं, आपका इतना तो उम्र हो ही गया है कि आप बात को समझ सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी दूध जो है वो फट गया, या इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो मिल्क जो है स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? मिल्क स्प्लिट हो गया, यानी कि वो मिल्क बेसिकली केमिकली कोगुलेट हो जाता है। आप देखेंगे कि पानी अलग हो जाएगा, मिल्क के जो फैट कंटेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, दूध लाइक नहीं रह जाता है, वो एक प्रकार से फट जाता है, यूजलेस हो जाता है। आखिर वो ऐसा नहीं है, वो बेसिकली फिजिकल उसके अंदर जो चेंजेज आते हैं, वो जो फिजिकल फॉर्म में दूध जो आप फटकर पनीर या अन्य चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, या उसमें सॉर स्मेल आने लगते हैं जिसको खट्टे स्मेल्स कहते हैं, दिस इज़ नॉट बिकॉज एज इट टर्न्स इन अ सिंपल वे। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही बदल गया, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मिल्क कोगुलेट कर जाते हैं, मिल्क के अंदर का जो लैक्टिक एसिड होता है वो उसको फर्मेंट कर देता है। फर्मेंट कर देने का मतलब है कि उसको स्प्लिट कर देता है। अब उसी तरह से आप देखिए कि लोहे की तवा है या कोई भी पेन है या कांटी है, इसको अगर आप लोग धूप गर्मी बर्फ़ा वगैरह में छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उसमें ना जंग सी लग जाती है। तो ये जो हमारा रस्टिंग जो है, ये हम लोग जो देख रहे हैं रस्टिंग, ये रस्टिंग एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही तो है, ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस है। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा गौर से देखेंगे कि आखिर इसमें बेसिकली होता क्या है, किस तरह का इसमें रिएक्शंस होते हैं। अब मान लीजिए अंगूर का रस है, ग्रेप्स जूस, ओके। आप लोगों को मालूम है शैंपेन वाइन ग्रेप्स जूस का ही बनता है। तो ग्रेप्स जूस को अगर हम लोग कुछ देर छोड़ देते हैं तो वो फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेड होने का मतलब है कि उसके अंदर में C2H5OH, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं, उसका जनरेशन हो जाता है। बेसिकली ये फर्मेंटेशन ईस्ट के प्रोसेस में होता है। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर अंगूर वगैरह के जूस को अगर हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें डेवलप कर जाती हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वह भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है। तो हम लोग जो इस तरह के जनरल रिएक्शंस को तो डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम लोग कुछ अब एब्स्ट्रैक्ट रिएक्शंस भी देखेंगे जो हमारे जनरल लाइफ में तो नहीं दिखता है, लेकिन वो होता है और वो उसका हमारे लाइफ पे बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। आइए जैसे मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, है ना।
अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वो क्या होता है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेल के अंदर में जो हमारे बॉडी के अंदर में सेल है, उस सेल में O2 जाकर जो है वहाँ रिएक्ट करके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर की ओर निकलता है, जिसको कि हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा भी है कि किस तरह के हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज जैसे कि हमारा सिर्फ नेचर उसका बदल जाना, उसका फिजिकल फॉर्म बदल जाना, कोई लंबा है तो छोटा हो जाएगा, मोटा है तो पतला हो जाएगा। लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट द केमिकल चेंज, जैसे कि दूध से दही का बनना, दैट्स अ केमिकल चेंज एट ऑल, क्योंकि उसमें वो उसका कोगुलेशन हो जाता है, वो जम जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। मिल्क जहाँ लिक्विड होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, वही वो थिक सॉलिडिफाई फॉर्म में चला जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई केमिकल चेंजेज होता है तो हम लोग एक जनरल भाषा में बोल देते हैं कि अरे यहाँ तो केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो हम लोग अब उसी को एक एक करके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होता कैसे है और क्यों, कहाँ होता है, और हम लोग इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अभी हम लोग एक एक्टिविटी लेते हैं जो आपकी NCERT की बुक्स में ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो एक पर्सन है जिसने कि टोंग की मदद से, एक छोटा सा प्लायर होता है, उसकी मदद से एक मैग्नीशियम रिबन जो है उसको लेकर, और ये आपका जो बर्नर है, गैस बर्नर है ये, है ना, गैस बर्नर, इस गैस बर्नर में उसको जलाता है। तो जलने के बाद देखते हैं कि नीचे जो है आप देखेंगे कि इसके अंदर में एक वाइट टाइप का पाउडर, इस टाइप का वाइट पाउडर जो है, वाइट पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं एसेस भी बोल सकते हैं, जिसको राख बोलते हैं, ठीक है। ये राख बनकर इसके नीचे में गिरता है और फाइनली हम लोग उसको टच करके अगर उंगली में देखेंगे तो हमें राख जैसा दिखाई देगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह के राख जो हैं वो बनकर कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया आग में, और जलने के बाद जो है ये राख बनकर नीचे की ओर आया। ये बेसिकली एक प्रकार का यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। ये मैग्नीशियम रिबन का, जो कि बहुत तेज रोशनी के साथ आग में जलता है, और मैग्नीशियम रिबन का जलकर अपने फॉर्म में, अपने दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। जहाँ पहले मैग्नीशियम सिंपल था, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रकार का पाउडर बन गया वो, और बनकर नीचे राख के फॉर्म में ये जमा हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि भाई देखो ये रिएक्शन हो गया, है ना, और ये बहुत तेज जलता है। जब आप स्कूल में पढ़ेंगे और वहाँ पर आपके टीचर्स वगैरह जब आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वो बहुत तेज रोशनी के साथ जो है जलता है, और उसमें मैग्नीशियम रिबन, और जलने के बाद एक राख बनाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये एक भाई केमिकल रिएक्शन हुआ। When magnesium burn in the presence of oxygen, it forms magnesium oxide. It's a kind of experiment, you can do it. अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि मान लीजिए एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सामने में इसको बोलते हैं हम लोग कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, और इसके नीचे आप जो एसिड देख रहे हैं ये बेसिकली एक डाइल्यूट एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और ये डाइल्यूट DIL लगा देते हैं। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि इसमें पानी मिला हुआ है ना, थोड़ा एक्वस सॉल्यूशन है, ये थोड़ा कम पावर का होता है। तो देखिए इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेते हैं हम लोग। इसमें एक ग्लास ट्यूब लगा देते हैं, एक कॉर्क लगा देते हैं, ताकि अंदर के गैसेस जो हैं बाहर जाएँ तो इस ट्यूब के थ्रू जाएँ। और इसके अंदर हम लोग जो है जिंक के ग्रैनुअल्स मतलब दाना दाना होता है। तो ये जिंक के जो दाने दाने जब हम लोग इसके अंदर में डालते हैं तो देखते हैं कि अचानक से यहाँ रिएक्शन करना शुरू कर दिया, और रिएक्शन करने के बाद जो है इसमें से कुछ बुलबुले निकलने लगे, और ये बुलबुले जो है इसके ऊपर से निकलेगा, इसके ऊपर से निकलेगा। तो एक सवाल उठता है कि सर आप ये कैसे जानते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन गैस ही है? बच्चों तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए आप बर्निंग फैगॉट का मतलब होता है जलती हुई तीली। अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये पॉप साउंड के साथ
H2 gas will burn with pop sound. आप देखेंगे कि पॉप साउंड, जैसे पट 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 वो मक्के वगैरह जो फूटते हैं ना वो रोस्टिंग के वक्त में, उस समय जिस तरह के साउंड आते हैं पॉप साउंड, उस तरह के साउंड के साथ ये जलना शुरू हो जाता है. तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट H2 गैस इज कमिंग आउट. तो अब यहाँ पर जिंक जो है कैसे निकला भाई, ऐसे तो निकलेगा नहीं. तो अब आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि भाई जिंक ने क्या किया है कि रिएक्शन किया है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे H2SO4 डला हुआ है. तो रिएक्शंस करने के बाद फिर इस तरह से जो है इसमें अलग अलग तरह के गैसेस निकले. ठीक है, अब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड बोलते हैं. ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. हम लोग है ना पढ़ते हैं वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो इसकी मदद से जब हम लोग बर्न करा उसको रिएक्ट कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस जो है ना पॉपअप होकर इससे बाहर निकलता है. तो ये भी एक प्रकार का यहाँ भी रिएक्शंस हुआ. तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब बताइए जो रिएक्शंस हुआ इसको बेसिकली हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे. जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना 2 है, आपके पास कितनी टॉफियाँ, 2 टॉफियाँ हैं. तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग सिंपल लिख देते हैं 2. अब बोलते हैं भाई रिएक्शन हुआ, पहला रिएक्शन हुआ जी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस, ये आपका जो है जिंक ने जो है किसके साथ रिएक्शन किया, H2SO4 और HCl के साथ रिएक्शन किया. तो अब ये रिएक्शन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इक्वेशन की मदद से. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि सब्सटेंस है दैट अंडरगो द केमिकल चेंजेज. तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं. अब न्यू सब्सटेंस जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ठीक है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखा रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, रिएक्ट किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या किया, प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हुआ. क्लियर है ना. अब इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, ये बना तो MgO बना, यहाँ 2 लगा दिया. क्लियर है, यहाँ भी 2 लगा दिया तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. क्लियर है. तो अब इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर लेफ्ट है तो इधर हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड. इधर क्या बोलते हैं हम लोग, RHS राइट हैंड साइड. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, तो हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं. अब मान लीजिए रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग प्लस यहाँ लगा देते हैं. इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि दोनों रिएक्ट कर रहे हैं. फिर इधर प्रोडक्ट बना, कुछ और प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ भी और प्लस करके कुछ लगा देंगे, बट यहाँ तो प्रोडक्ट अभी है नहीं. चलिए, तो और ये दोनों को इक्वल हो जाना है. रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको तो हम लोगों ने इस तरह के इक्वेशन से दिखा दिया, लेकिन एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशंस, ये रिएक्शंस हमेशा ऐसे नहीं दिखाए जाते हैं. आपका एक रिएक्टेंट होगा जो रिएक्ट करेगा और एक जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा. और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके अलग अलग टाइप से रिएक्शंस होते हैं. कुछ केमिकल रिएक्टेंट्स जो हैं कि जुड़ने के तरीके से अलग अलग टाइप के उनका नॉमेनक्लेचर होता है. जैसे मान लीजिए कोई जुड़ रहा है, कोई डिसोसिएट हो रहा है, कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो हम लोग अब देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके जो हैं कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, फिर उसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं. तो ये सभी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. आप बच्चों इसका बार बार रिवाइज करिए और आप को कभी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. थैंक यू.